नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपके मुलाकात कराते हैं किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से, आपका परिचय कराते हैं और जाहिर है उन्होंने समाज में एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो दूसरों से हटकर है, कुछ अलग है, एक अलग पहचान है उनकी। तो उन्होंने ये कैसे सफ़र तय किया, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचा था, वो क्या किया, क्या करना चाहते हैं और क्या कर पाए, ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो आज हम आपका परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ हैं कश्मीरी लाल जी, जो अखिल भारतीय संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वदेशी जागरण मंच, जाहिर है आज़ादी के पहले से स्वदेशी का जिक्र है। आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत महत्व है और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का महात्मा गांधी ने एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और भारत की इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी, ये आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। और कश्मीरी लाल जी भी एक अर्थशास्त्र के जानकार हैं। वो क्या सोचते हैं, कैसे स्वदेशी का विस्तार होगा, कैसे इसका जागरण होगा और ये जागरण किस हद तक आगे बढ़ा है, ऐसे सवाल उनसे हम पूछते हैं। क्या कहेंगे आप? पहला प्रश्न आपने पूछा कि कहाँ से है, तो मैं हरियाणा के अंबाला से संबंध रखता हूँ। इस पर मैं आऊंगा आपके पास। अभी तो लेकिन अभी पहली जो बात आपने कही कि स्वदेशी जागरण मंच, तो इसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव हुआ है कि पहले हम कहते थे सरकारों को कि स्वदेशी होना चाहिए। अब सरकार बोल रही है कि आत्मनिर्भर भारत को होना चाहिए। पहले हम बोलते थे कि लोकल चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसको हम देसी बोलते थे कि स्वदेशी से भी नीचे जाकर के देसी होना चाहिए। अब ये अच्छी बात है कि सरकार भी वोकल फॉर लोकल कहना शुरू किया है। और यही नहीं, जहां से WTO प्रारंभ हुआ वो अमेरिका भी जो है डी ग्लोबलाइज अपने आप को करने का प्रयास कर रहा है। और एक प्रकार से जो बातें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जो पंडित दीनदयाल जी, जो महात्मा गांधी कहते थे, अब ये दुनिया के अंदर दिखने लगी हैं कि बिल्कुल ठीक कहते थे और सबने स्वीकार भी करना शुरू किया है। निश्चित रूप से कई लोगों के हित नहीं उसमें जुड़ेंगे या उनके हितों के खिलाफ होगी ऐसे कारपोरेट्स के, तो विरोध भी करेंगे, छुपे हुए करेंगे, सामने करेंगे। लेकिन ये मार्ग आगे बहुत बड़ा है, रास्ता बहुत सफर तय हुआ है। स्वदेशी का जिक्र होता है, देसी का जिक्र होता है, लेकिन जैसा आपने कहा आत्मनिर्भर भारत, ये तो स्वदेशी सा लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोकल फॉर वोकल, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया सीरीज थी बाकायदा पीछे की सरकार में, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने भी अभी से अपनाया, इंडिया लंबी सीरीज थी और उसको जिस तरह से बढ़ चढ़कर उसका जो ज़बरदस्त प्रचार हुआ था, उसके उस तरह के नतीजे नहीं आए थे। एक बार फिर अब जब कोरोना संक्रमण आया, लॉकडाउन हुआ, उस बीच में आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख शुरू हुआ। तो क्या लगता है, पीछे जो चीज़ें थीं वो उस तरह से नहीं उत्साहित कर पाई या उसके नतीजे उस तरह से नहीं निकले, इसलिए हम नए तरह से लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं? खैर, हम तो पहले से भी थे, अब भी थे। मैं सरकारों की बात कह रहा हूं कि सरकारें भी, मैं सरकारों का जिक्र कर रहा हूं, मैंने सरकार का ही उल्लेख किया इसलिए कि सरकार अपना रही है, आप ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि जिस पंडित दीनदयाल जी को सरकार मानती है, हम भी स्वदेशी के अंदर उन्हीं को स्वदेशी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जिस दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, जिनको हम इसका शुरुआत करने वाला मानते हैं, सरकार भी उसके थर्ड वे से काफी कुछ सहमत है।
लेकिन मुझे लगता है कि समय ने भी कुछ सहायता की है सरकार की, यानी इच्छा शक्ति शुरू से थी, परंतु जो दुनिया के अंदर स्थितियां बनती जा रही हैं उसने, और खास तौर पे चाइना ने पहले गड़बड़ करनी शुरू की, उसके कारण से भी सरकारों को मौका मिला कि हम उनके OROB में, यानी वन रूट वन बेल्ट वाले में शामिल ना हो। बड़ा अच्छा प्रतिरोध किया। फिर इसी प्रकार से 100 से ज्यादा चाइना की चीजों की एंटी डंपिंग ये कोरोना आने से पहले लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन जिस ढंग से अब बढ़ा है तो उसमें कोरोना ने और सिखाया, हालात भी पैदा किया है। माने मंशा पहले भी रही होगी, हालात ने और मजबूर कहना चाहिए या मजबूत कहना चाहिए तो वो किया है। तो ये अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। जाहिर है, जैसा आप उल्लेख कर रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसकी वजह से परंपरागत जो कारोबार है, जो परंपरागत रूप से जो काम करने वाले हैं, जो पीढ़ियों से काम करते हैं, उनका मुनाफा बहुत कम हुआ है। कई बार उनको घाटा भी हुआ है इससे, और वो अपने इस परंपरागत काम से बाहर हो रहे हैं। तो ये बहुत तेजी से किए जाने वाला काम है, उसमें आपने कुछ अध्ययन किया होगा। वो किस तरह से अध्ययन किया आपने? ऐसा है कि दोनों प्रकार की बातें हो रही हैं। सिर्फ ऑनलाइन बढ़ा है तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां ही बढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है। इस समय 3000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी हैं जो अच्छे स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं, और हमारे जैसे कई लोग भी हैं जिनको इस विधा के अंदर प्रोत्साहित करने का और साथ में प्रशिक्षण दिलवाने का काम भी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वक्त के साथ लोगों का ट्रेंड बदलता है तो काम करने का ढंग भी सबका बदलेगा। उस बीच में ये छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनके हित संरक्षित रहें, इनके हित बढ़ते रहें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को रोजगार यही दे रहे हैं। हमारा मोटा अनुमान है कि लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, वेंडर्स हैं, इनके कारण से 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए उनको भी अपने आप को अत्याधुनिक करना होगा, सरकार को भी मदद करनी पड़ेगी, और हम जैसे संगठन को भी उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे भी प्रयास है, और कहीं कहीं बहुत अच्छे भी रिजल्ट नजर आ रहे हैं, और कई जगह और चिंता करने की आवश्यकता है। वो दिन कब आएगा कि जब हम कंबल जैसे हजारों प्रोडक्टों का जिक्र कर पाएंगे और हमारी पूरी तरह से निर्भरता उससे समाप्त हो जाएगी, या पूरी तरह से भी नहीं हो तो बहुत बहुतायत से निर्भरता समाप्त हो जाएगी, इसलिए कि आज भी बाजार में उसके बहुत ढेर सारे उत्पाद उपलब्ध हैं और उसका कोई विकल्प भी नहीं। ये बात सत्य है, उसी काम के लिए हम भी लगे हैं। कोई तिथि तय कर पाना तो बहुत मुश्किल काम है, और शायद मुझे लगता नहीं कि कोई कर पाएगा, लेकिन इतना जरूर लगा है कि जिस ढंग से सरकार ने हिम्मत के साथ 150 से ज्यादा उनके ऐप्स बैन कर दिए चाइना के, जिस प्रकार से कई सारे सौदे या कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुए थे उनको लकीर फेर दिया, उनको बंद किया, जिस प्रकार से भारत चाइना के विकल्प तैयार कर रहा है, और इस वैक्सीन के मामले में जिस ढंग से 5 बड़े देशों में भारत आ चुका है, और इससे पहले भी भारत के जो स्पेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में से वो है। तो जिस समय 104 सैटेलाइट भारत विदेशियों के यहाँ छोड़ रहा था, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां चाइना से आगे बढ़ सकता है। गति अच्छी है, गति को बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा, इसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार के अलावा समाज का है। समाज के अंदर जो ब्रांड की वैल्यू जो बहुत बड़ी हुई है, वो और जो टीवी पर देखते हैं, आप लोग दिखाते हैं, आपकी मजबूरी है कि इसके साथ साथ वो भी एडवर्टीजमेंट दिखाना, लेकिन अभी क्या है कि विदेशी लोग ज्यादा दिखाते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो जो दिमाग में लोगों को बैठता है उसको भी तोड़ने की जरूरत है। इसलिए कुछ प्रयास आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ सरकार करेगी, बाकी समाज करेगा। बड़ी जल्दी मैं देख रहा हूं कि हम चाइना का नहीं, बाकी का विकल्प हम खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ चाइना पर केंद्रित रहना है हमें, या पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हम एक विकल्प के तौर पर सामने आए, इसलिए कि अभी हम बड़े बाजार के तौर पर दुनिया के लिए हैं,
पूरी दुनिया आकर्षित होती है बड़े बाजार की तरह हमारी ओर, लेकिन हम जितनी चीज़ें आयात करते हैं उसके मुकाबले निर्यात बहुत कम है। तो इन चीज़ों को सिर्फ अगर चाइना को हमने केंद्रित कर लिया तो क्या संभव है, या पूरी दुनिया में बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी भी हमको बाहर से लेनी पड़ रही है, और वही आत्मनिर्भर और वही स्वदेशी इसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत हद तक पिछड़ता है। चाइना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जैसे एक बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो हर आदमी पिछले दिनों किसी और इलाज की नहीं, कोरोना की बात, एक बीमारी सब पर भारी तो भारी हो जाती है। उसी प्रकार से क्योंकि 18 बिलियन डॉलर इस कोरोना से पहले हमारा ट्रेड से अमेरिका से हमारे फेवर में हम 18 बिलियन डॉलर ज्यादा कमा रहे थे और 64 बिलियन डॉलर हम चाइना से दे रहे थे, तो इसलिए सबसे आधे से ज्यादा घाटा हमारा उससे हो रहा है। इसलिए उससे पहले कैसे निजात किया जाए, और अब तक ऐसा मेरा अनुमान है कि जो अलग अलग सोर्सेज 13,000 से ज्यादा ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी चाइना पर हमारी निर्भरता है। उसमें से अधिकांश में 2 साल के अंदर ये सब चलता रहा तो हम लोग उस पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे बल्कि छोटे देशों को, गरीब देशों को, और जिनका चाइना पर विश्वास नहीं है, हम देना भी शुरू करेंगे। क्या सोचा था बचपन में, क्या बनना चाहते थे, किस तरह का परिवार में माहौल था? और सामान्य परिवार था, कोई बहुत ज्यादा सपने नहीं लेते थे हम, सामान्य ढंग से। लेकिन गांधी जी को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, और दूसरा के आर्य समाज के स्कूल में पढ़ते थे तो वहां से भी देशभक्ति के संस्कार मिलते थे। संघ में थोड़ा देरी से आया, लेकिन संघ में जो आया तो लगा कि दोनों का मिश्रण है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, और फिर इधर से जो लगे तो लगा कि ठीक रास्ता मिल गया है। आज के समय में जो इन दोनों ने मेरे मन में एक देश के लिए जिज्ञासा पैदा की थी, उसको इस माध्यम से पूरा कर सकते हैं, तो अच्छा रास्ता मिला और बहुत प्रसन्नता से तब से हम कर रहे हैं। पहले गांधीवाद पर कुछ काम किया, आर्य समाज में किस तरह से चीजें? आर्य समाज का क्योंकि विद्यालय था तो इसलिए उनके जो भाषण होते हैं, शनिवार को सभा होती थी, देश के बारे में बताते थे, तो वो सब अच्छी बातें लगती थी। और गांधी जी को कब से पढ़ना शुरू किया ये ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं गांधी जी के जो ग्राम विकास के और खासतौर पे सेवा के कार्य हैं, इनसे बहुत प्रभावित होता था, और विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत जीवन में सादगी देख करके, स्वदेशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। संघ में आया तो लगा कि आज के समय में कुछ जो मुझे गांधी जी में पसंद नहीं आती थी, खास तौर पे कि आज जब सरकार बन गई है तो सेना का रोल क्या रहे, तो क्योंकि गांधी जी उस समय नहीं रह पाए, कई चीजों का उत्तर नहीं दे पाए, और शायद आज रहते तो वो भी कुछ चीजों का और समाधान करते, जैसा कि हिंद स्वराज में उन्होंने कुछ लिखा। बाद में जब लोगों ने प्रश्न किया तो उन्होंने धीरे धीरे उसको बढ़ाया, परिवर्तित किया। ये विकास की प्रक्रिया होती है। तो मुझे लगा कि संघ के अंदर बहुत अच्छा ढंग से आज व्यवहारिक रूप से ये काम हो सकता है। ये बदलाव हो रहा है निरंतर, जैसा जब आप कब संघ में आए, कैसे प्रभावित हुए इसके प्रति? ऐसा हुआ कि मुझे तो कुश्ती वुश्ती का शौक था, तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी करता था। तो एक दिन ऐसे किसी ने कहा कि भी आप संघ में आकर के देखो, तब कॉलेज में पढ़ता था, गया, लेकिन बहुत रुचि नहीं बनी, और लेकिन उनका भाषण बहुत अच्छा लगता था। सौभाग्य से एक अखिल भारतीय अधिकारी किसी वार्षिक उत्सव में आए थे, तो उस दिन लगा कि जो हम कॉलेज में लड़के बातें करते हैं बिल्कुल वही बातें ये कह रहे हैं और उससे आगे की बातें कह रहे हैं। तो धीरे धीरे लगाव हुआ, और 75 से पहले मैंने जो संघ का प्रथम वर्ष होता है उसमें बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जाके देखूं उस नाते किया, और वहां गए इतने में इमरजेंसी लग गई, तो बहुत अच्छा रोल मैंने करना शुरू किया। मुझको भी अच्छा लगा कि आज के समय में अपना कर सकते, तब से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ये स्वयंसेवक ही बनना लक्ष्य था जीवन का, या जब आप कॉलेज में थे तो कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और सोचा था? जैसा आप कह रहे हैं साधारण परिवार से थे, जाहिर है साधारण परिवार के युवा के लिए या उसके परिजनों के लिए एक
बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि वो पढ़ लिख जाए और कुछ ऐसा काम करे जिससे परिवार का भी भला हो और उसका परिवार। ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रही है। इतना लंबा समय हो गया है कि उन सपनों को मैं, कोई जैसे पुराना सपना कोई देखा होता है तो भूल सा जाता है ना। मैं उनको कोई याद करना चाहता हूँ। अब जो है इसी में व्यस्त हूँ, इसी में मस्त हूँ। याद ना करें, लेकिन ये भूलता तो है नहीं। तो कुछ कभी लगा हो सरकारी अफसर बनेंगे, या कभी लगा हो खेती करेंगे, या कभी ऐसा कुछ लगा हो? नहीं, ये तो लगता था कि अध्ययन करना चाहिए और समाज सेवा का ही काम करना चाहिए। इस बाकी चीजों में बहुत कंपटीशन वाले हैं। ये काम बहुत जरूरी है, इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई ज्यादा लोग आने वाले नहीं है और जरूरी ये है, तो इसलिए इधर जाना चाहिए। फिर ये देखते हैं जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम तो कम से कम वृद्धि ना करें अपना परिवार बसा करके। तो ये भी लगता था बहुत पहले से कि एक हमारे यहाँ संत थे जिनको वीर जी की कुटिया कहते थे, मैं उसमें निरंतर जाया करता था, तो उनकी भी प्रेरणा मिलती थी। और समाज कार्य की जो दिशा इस सारे मिश्रित में हुई, वो एक सपना रहता था कि कुछ लोगों के लिए अच्छा करें, अपना क्या है, अपना तो चल जाएगा, ऐसा सा ही विचार मुझे जो ध्यान में आता है। एक स्वयंसेवक से ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये एक साहस कर रहा हूं आपसे पूछने का कि जैसा कि आपने कहा आबादी नहीं बढ़ानी है, जाहिर है घर नहीं बसाना है, तो कभी ऐसा लगता है, कभी कभी कोई एकाकीपन महसूस होता है, या कभी ऐसा लगता है कि और आयु बढ़ने के बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कभी कोई सहारा, सहयोग, ऐसी कुछ इच्छाएं कभी? वैसे तो आती नहीं है, क्योंकि शुरू से ही अपने पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर अब कहा है, लेकिन ये भारत में रहता ही है कि आत्मनिर्भर रहें। लेकिन कभी कभी छोटा सा कोई विचार कहता भी है। तो जैसे आज मैं गया था वृद्धाश्रम के अंदर, वृद्धों का हाल देखा, शादीशुदा लोगों का हाल देखा, तो वो भी जो है दिमाग में थोड़ी सी आते ही, आने से पहले ही वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस पर कभी कोई अपेक्षा भी रखी। लगता है कि जितनी देर अच्छे ढंग से काम करें, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि किसी पर निर्भर ना हो, हंसते हंसते सेवा करते करते आगे बढ़ते जाए, इतनी ही मन में आती है। एक तरफ एक बार फिर मैं आपको वर्तमान में ले चलता हूं। स्वदेशी का जब हम उल्लेख करते हैं, आत्मनिर्भर का जब उल्लेख करते हैं, तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी आत्मनिर्भरता का भी, हमारी इकोनॉमी का भी। कभी ऐसा भी रहा कि हमने को उपवास करना पड़ा, एक टाइम भोजन न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, खुद भी एक टाइम भोजन नहीं किया। विदेशों से लाल गेहूं तक हमें खाना पड़ा, बहुत तरह की परिस्थितियां थी। 480 आता था जी, बहुत तरह की परिस्थितियां थीं। आज उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। देश क्या, पूरी दुनिया में हम ऐसे बहुत ढेर सारे हमारी चीज़ें हैं जो हम भेजते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है और एक तरह से दोनों तरफ से एक संवाद तो है, लेकिन सौहार्द नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको देखकर आप क्या सोचते हैं, और स्वदेशी जागरण मंच की इसमें क्या भूमिका है? ऐसा कि हमने इस पर खूब विस्तार से चर्चा की। जैसे ये ऑर्डिनेंसेस पास हुए तो देश के प्रख्यात किसान नेताओं को साथ हमने बैठ करके इकट्ठे चर्चा की। उसमें किसान यूनियन के लोग थे, उसमें कुछ पंजाब के लोग भी थे, विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोगों की आप, तो ध्यान में आया कि ये सारा अच्छा नहीं है, पर सारा खराब भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमने 4 चीजें निकाली कि इसमें सुधार होने चाहिए। एमएसपी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि सारा का सारा अनाज सरकार लेगी, तो जैसा कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए इस पे लग जाएगा, वो नहीं है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट किया है सरकार ने, तो वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी करना चाहिए और किसान को उसका हक मिलना चाहिए, ये बात है। नंबर 2 बात है कि झगड़ा पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, तो स्वाभाविक है कि किसके पास जाए। तो अब जो रास्ता बताया, एसडीएम का बताया है, तो नाराज है किसान, ये ठीक नहीं है। हम भी ये मानते हैं कि वो बहुत ओवरलोडेड है और डिप्टी कमिश्नर उससे भी ओवरलोडेड है। तो इसकी बजाय अगर जैसे कंज्यूमर कोर्ट बनाए हैं, ऐसा कोर्ट बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है।
तीसरी बात है कि बात कारपोरेट हमको लूट जाएगी, ऐसा खतरा हमको भी लगता है। तो हमको ये लगता है कि किसान की परिभाषा के अंदर बड़े कारपोरेट को न रखा जाए, किसान से किसान करे, बड़ा किसान छोटा किसान वो करना है। चौथी बात जो हमको लगती है कि ये बिल रद्द होने चाहिए, बिल रद्द होने चाहिए, ये हमारी समझ से बाहर है। हमको लगता है बिलों में संशोधन होना चाहिए, बिलों में बदल होना चाहिए। ये कहना मैंने अपने आप में विडंबना है कि बिल चले जाएं। अरे 4 लाख लोग आपसे कभी कोई विचार आया सरकार की ओर से, आप लोगों से कोई विचार विमर्श किया गया इस बिल के पहले कभी? ऐसा तो विचार विमर्श इस विषय पे नहीं हुआ हमारा। आपको क्या लगता है कर लेते तो ये नौबत ना आती? बहुत अच्छा रहता और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी अगर रही है तो आम व्यक्ति को वो नहीं समझा पाए, किसान को भी, कि इसका फायदा क्या है। इसलिए जिन लोगों ने इस पर कुतर्क देने थे, जिन्होंने लामबंदी करनी थी, वो सफल हो गए। और आज भी समाज के अंदर संवाद करना बहुत आवश्यक है। किसानों के कारण से जो समस्या लोगों के सामने आई, वो बहुत ही अच्छा पक्ष हो गया। ये कृषि एक ऐसा है कि सिर्फ इसको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी जीडीपी के अंदर 16% इसका हिस्सा है। हमको ये देखना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार की है और 50% लोगों को रोजगार कृषि से मिल रहा है। तो इसलिए उस नजरिए। और तीसरी बात है, बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिनका वे ऑफ लाइफ कृषि है, उनका केवल इसके लिए नहीं है, उनका जीवन पद्धति कृषि के साथ है। इसलिए भारत पर इस पर बहुत गहरे से चिंता होनी चाहिए। और ये जो ब्रेक है, और खास तौर पे ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, उनको प्रशय नहीं मिलना चाहिए जो कि तोड़ फोड़ करते हैं, या तिरंगे के अपमान की बात कही है, या बाकी जो कठिनाइयां आ रही हैं उसमें संवाद के अंदर। तो जिद नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की ओर दोनों पक्षों को सहानुभूति पूर्वक समझना। लोकतंत्र में जाहिर है सरकार तानाशाह नहीं होती। लोकतंत्र में सरकार जन आकांक्षाओं पर काम करती है। जिसके लिए बिल बनाया, जिसके आमदनी दुगनी करने के लिए बिल बनाया, वही आंदोलित है, वो सड़क पर है। और संवाद सौहार्दपूर्ण, यहाँ तक कि बीच में तो भोजन भी अपना अपना कर लो के अंदाज में ये सारी तरह की चीजें हुई। प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि हमारे ऑफर खुले हुए हैं, लेकिन किसान उससे भी अधिक कुछ चाहता है, आंदोलन में उससे भी अधिक। और कई जगह तो दमनकारी प्रयास भी हो रहे हैं। कई जगह ऐसे भी आरोप लगने लगे कि भीड़ को प्रोत्साहित करके या भीड़ को उत्तेजित करके किसानों के ऊपर के टेंट पे और उस पर हमले भी कराए जा रहे हैं। कई जगह सत्ता पक्ष के लोगों के जो बयानबाजियां हैं वो बेहद भड़काऊ है। और ये जो इस तरह की चीजें आरोप लग रहे हैं, ये जो, आपको क्या लगता है कि ये इन चीजों का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो जाना चाहिए और किसे आगे बढ़ना होगा? नहीं, इसमें जैसे कहते हैं कि राजहट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ है जो भीड़ हट है वो भी कोई ठीक नहीं है। पूरी पार्लियामेंट ने पारित किया है, राज्यसभा में पारित हुआ है, उसमें जो आवश्यक संशोधन लगते हैं वो करने चाहिए। ये जो जिद पकड़ना कि हमें रिपील करो, ये अपनी समझ में नहीं आएगा। हमने एक प्रस्ताव बाकायदा पास किया है किस किसान समस्याओं के ऊपर, और जो मैंने बातें की है उसमें एक बात मैं छोड़ा गया हूं, वो ये है कि जिस प्रकार से कैंसर ट्रेन पंजाब से चलती है उसके लिए कोई जिक्र नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से वहां पर दुनिया भर के स्तर के जो यूरिया डाली जा रही है, जमीन को जहरीला किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जो अलग अलग खेती होनी चाहिए उसकी बजाय 2 ही खेती हो रही है, उसका क्या हल हो सकता है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ऑर्गेनिक खेती का क्या महत्व है, ट्रेडिशनल खेती का क्या महत्व है, जिसको आज की भाषा में पूरी दुनिया स्वीकार की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ एग्रीकल्चर, उस पर इस समय चर्चा नहीं हो रही है। वो भी अवश्य होनी चाहिए और समाधान जल्दी होना चाहिए। दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि किसी प्रकार से हम जाति ना करें, और इसमें गरीब किसान का हित भी सोचना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसा जब घुमा हूं भारत में तो सब जगह कोई विरोध नहीं हो रहा है। पंजाब, हरियाणा जो सब्सिडी के जिनका अभ्यास बहुत बन गया है, उसके जिस किसी ने कहा कि एडिक्ट हो गए हैं, वो भी एक बार देखने की बात है कि इसको कितना चलाना, अभी तो उत्तर प्रदेश से काफी विरोध की, बागपत से लेकर सब एक हिस्सा है,
काफी यानी जो हरियाणा पंजाब इसका लगा हुआ है, जहां पर एपीएमसी एक्ट बहुत अच्छे ढंग से था, या कुछ लोग फायदा उठा रहे थे, और ये भी इल्जाम आ रहे हैं कि इसमें आड़तीय लोगों का हित ज्यादा है। मुझे लगता है कि किसानों को भी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एपीएमसी एक्ट के बारे में सरकार ने कहा कि कहीं भी बेच सकती है, तो मेरे पास भी है और आपके पास भी इन सब के नेताओं की बयान मौजूद है कि ये हमारा आजादी का दिवस हो गया। यही टिकैत साहब चाहते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसका स्वागत कर रहे थे। तो अचानक एकदम सब चीजों को नकारना, ये भी समझ से बाहर है। और मुझे लगता है कि राकेश टिकैत के जो बड़े भाई नरेश टिकैत हैं, जो कि वास्तव में उस पीठ, उस जगह के प्रमुख हैं, वो जो कहते हैं ना बार बार, कि समझ में नहीं आता कि अंत में कहाँ संवाद टूट जाता है, कौन तोड़ रहा है। तो ऐसे सोबर लोगों को भी आगे स्थान देना चाहिए। ये अपने आप में चर्चा बहुत जरूरी है। वक्त की कमी है। नरेश टिकैत आए बीच में और उन्होंने अभी गन्ना किसानों की बात का भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से वादा करने के बाद उन्हें नहीं दे पाई। चलिए, ये डिबेट का बहुत लंबा विषय है, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीरी लाल जी ने गांधी को पढ़ा, उन्होंने कॉलेज जीवन में स्वयंसेवक बनने का सोचा, लेकिन उसके पहले जब वो गए तो वो बहुत आकर्षित नहीं हुए, और फिर बाद में उन्हें लगा कि जो निरंतर परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन को वो संघ में उन्होंने देखा, इसीलिए आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, ये जो सरकार के काम हैं, उसे वो मानते हैं कि ये उनके जो लंबे समय से किए गए प्रयास हैं, उसका भी परिणाम है। और अब चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं, भारत की जो निर्भरता है, इनसे सबसे समाप्त हो, भारत में नई चीजें हो, भारत का जो रोजगार है वो बढ़े, जो स्वदेशी है उसको बढ़ावा मिले, और जिन क्षेत्रों में भी हम बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं उसे पहले प्रोत्साहित किया जाए, और हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसके लिए कोई एक दिन नियत नहीं किया जा सकता, कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, ये निरंतर चलने वाले काम हैं और निरंतर होने चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर वो कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसमें परिवर्तन बेहद जरूरी है, और हट सबको छोड़ना चाहिए, न भीड़ की जिद होनी चाहिए, न सत्ता का हट होना चाहिए, मिलजुल कर एक निर्णय निकालना चाहिए। और कृषि देश में 50% से भी अधिक लोगों को रोजगार देती है, इसलिए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और यूरिया या इस तरह की चीजों का उपयोग कम से कम हो। वो कैंसर का जिक्र कर रहे थे, जाहिर है जैसा आप अन्न खाएंगे उसी तरह से वो तन में लगेगा और उसका असर भी वैसा ही होगा। तो एक बड़ी समस्या है, आने वाले वक्त में एक महामारी की तरह न फैल जाए, इसलिए हमें स्थायी जो चीज है, जो टिकाऊ चीजें हैं, उन पर ध्यान देना होगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।